नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। दोस्तों, अभी हम लोग का संविधान का क्लास चल रहा है, पॉलिटी का अभी क्लास कंटिन्यू चल रहा है और बहुत सारे टॉपिक इसके पहले हम लोगों ने कर चुके हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है महान्यवादी। यानी इससे जो पहले जो जिसने क्लास नहीं देखे हैं राष्ट्रपति से संबंधित या लोकसभा राज्यसभा, उसको यदि आप पहले देख लेते हैं तो ये और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन आप नहीं भी देखते हैं फिर भी समझाने की तो गारंटी मैं लेता हूँ, समझ में आएगा ही आएगा। बट उसको देख लीजिएगा मेरे पीछे वाला क्लास तो और बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे महान्यवादी के बारे में, हम लोग जानकारी लेंगे और इससे जुड़ी हुई एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में किस तरह से आता है, आज पूरी बात को हम लोग देखेंगे और बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाएंगे। गारंटी है मेरी समझ में आने की। सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए, समझाना तो मेरा काम है भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महान्यवादी। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि महान्यवादी है क्या। ये महान्यवादी, इतना बड़ा नाम, ये महान्यवादी है, ये क्या काम करता है, ये कैसे आता है भारत में, क्या इसका प्रावधान है संविधान में, आज पूरी बात जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महान्यवादी है क्या। तो आप लोग देख रहे हैं महान्यवादी के बीच में एक वर्ड है, नया है। न्याय सब क्या समझते हैं, आप समझ रहे होंगे। न्याय मतलब किसी को न्याय दिलाना, यार नॉर्मल सी बात है। न्याय मतलब न्याय, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सही रास्ता पर जाकर उसको न्याय दिलाना। तो न्याय मतलब समझ रहे हैं, न्यायवादी मतलब न्याय दिलाने वाला, यानी इसका मतलब कि न्याय दिलाने वाला। इसके पहले एक वर्ड लगा है महा। अब बताइए महा का मतलब क्या होता है। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं और एक महाअध्यक्ष होते हैं। यानी अध्यक्ष और महाअध्यक्ष, अरे महा जिसमें लग गया इसका मतलब उसको जो भी पावर है थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। मान अध्यक्ष और महाअध्यक्ष, यानी जो महा लग गया तो थोड़ा सा समझ लीजिए उसको और ज्यादा उसको प्रावधान दिया गया है। उसी का मतलब कि न्यायवादी है, न्याय तो दिलाता है लेकिन उसमें महा लग गया है, यानी कि न्याय दिलाने में सबसे बड़ा योगदान जिसको होता है उसको क्या बोलते हैं, महान्यवादी। यानी कि महा मतलब सबसे बड़ा, यानी न्याय के मामला में सबसे बड़ा ये पद है जो महान्यवादी है। यानी महान्यवादी इसका मतलब कि संविधान में जो है ये कि एक ऐसा पद है जो न्याय दिलाता है, न्याय दिलाने के बारे में बात करता है, उसको क्या बोलते हैं, महान्यवादी। अब इसको अच्छा समझे कि कैसे होता है, अरे इसको कैसे न्याय दिलाता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या पहले हम आपको अच्छा समझाते हैं, बहुत ही अच्छा समझाएंगे, खाली वीडियो में बने रहिए। देखिए, मतलब कि महान्यवादी एक पद है, संविधान में एक पद है महान्यवादी जो कि न्याय से संबंधित है। कैसी न्याय से संबंधित है वो समझिए। देखिए, ये हो गया हमारा संसद भवन, जो भी है, हाँ इधर उधर बन गया। ये हो गया कौन, संसद भवन। संसद भवन हो गया, ठीक। संसद के कितने भाग, दो भाग, दो सदन, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारा संसद हो गया। संसद में कितने, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब बताइए कि हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं वो कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट तो वहां से बनाता है, संसद बनाता है। यानी कानून, संसद क्या कर, कानून के निर्माण करता है। संसद हमारा कानून बनाता है, कानून निर्माण, ठीक। संसद हमारा क्या करता है, कानून का निर्माण करता है, कानून बनाता है। और संसद के मतलब का लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक। अब इसमें महान्यवादी का क्या भूमिका रहता है दोस्तों, देखिए। तो संसद तो कानून बना दिया, इसके बीच में हमारा संविधान में एक महान्यवादी का पद दिया गया है। यानी कि जो भी महान्यवादी हैं लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन में वो बैठते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर समझा कि लिख रहे हैं महान्यवादी, महान्यवादी हो गया। यानी कि संसद जो भी कानून बनाएगा वहां बैठे रहते हैं कौन, महान्यवादी। और ये महान्यवादी जो है ये सलाह देते हैं, ये सलाह के काम करते हैं। यानी संसद जो भी कानून बनाता है उसमें महान्यवादी सलाह देते हैं
कि कानून सही है गलत है, इस पर क्या बदलाव करना है। कारण क्या होता है, क्या महान्यवादी को क्यों लिया जाता है, क्यों भाग लेते हैं? कारण ये होता है दोस्तों कि जो भी लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मंत्री बैठे होते हैं, तो आपको पता होगा कि मंत्री का कोई योग्यता नहीं होता है। यानी आपको सीएम भी बनना है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पीएम, तो ये नहीं है आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, नहीं, आप मैट्रिक पास पर भी बन सकते हैं। तो सोच लीजिए कि जो मैट्रिक पास एक है और तो किस तरह के कानून के निर्माण करेंगे या कैसे संशोधन कर सकते हैं। और ये महान्यवादी है, बहुत पढ़ा लिखा पद है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। यानी कि जो संसद जो कानून बनाता है, इसमें महान्यवादी सबसे बड़ा पद है और सबसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ये व्यक्ति होते हैं। समझाइए कैसे होते हैं। यानी जो भी संसद कानून को निर्माण करता है, उसमें महान्यवादी सलाह देते हैं कि कानून सही है गलत है, क्या बदलाव करना है। क्यों? क्योंकि मंत्री लोग को योग्यता की कोई जरूरत नहीं होती है, या ग्रेजुएट है, पीएचडी है, बहुत सारा जो भी होता है तभी आप मंत्री बनेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए लेकिन महान्यवादी या कंडीशन है कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मैं अभी बताऊंगा। इसका मतलब एक लाइन में समझ लीजिए कि क्या संसद जो कानून का निर्माण करता है, लोकसभा या राज्यसभा, इसमें महान्यवादी है, उसमें भाग लेते हैं और जो भी कानून बनता है उसमें कानून का ये सलाह देते हैं कि कानून बनाने में सलाह देते हैं महान्यवादी, हाँ कानून कैसी है, गलत है या सही है। एक बात और है कि सलाह तो देंगे, किसको? संसद को सलाह देंगे, लोकसभा राज्यसभा में ये नियम की जो भी बन रहा है, वो कानून बन रहा है वो गलत है या सही है, इसका तो सलाह तो देंगे ही। और एक संसद में भाग भी लेते हैं, देख रहे हैं ना, ये लोकसभा राज्यसभा साथ में यही बैठे रहते हैं, कार्यवाही में भाग लेते हैं महान्यवादी। लेकिन यदि आप बोलिएगा कि ये क्या मतदान करेंगे संसद में, जो भी पक्ष हो क्या मत डालेंगे, तो जी नहीं, महान्यवादी मतदान का काम नहीं करते हैं। तो हम लिख दे मतदान, मतदान, या क्या महान्यवादी जो है क्या ये मतदान करेंगे, तो जी नहीं, महान्यवादी मतदान कभी नहीं करते हैं। यानी कि संसद में बैठक में भाग लेंगे, भाषण देंगे, सलाह देंगे, बोलेंगे हाँ ये कानून में ये बदलाव करो, यहाँ संशोधन करो, ये गलत है, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए कैसे। देखिए एक ये आप लोग जब पढ़ते हो क्लास में, तो ये हो गया आपका क्लासरूम, राइट? ये क्लासरूम हो गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसमें एक टीचर बैठे होते हैं, टीचर, ठीक है। अब आपको क्लास में एक मॉनिटर चुनना है कि हाँ इस क्लास चलाने के लिए एक मॉनिटर चाहिए। तो ये मॉनिटर चुनने के लिए सलाह कौन देगा? ये आपको टीचर है ना, टीचर, ये टीचर है, ये सलाह देंगे। टीचर सलाह देंगे किसको? क्लास को, कि हाँ आप एक मॉनिटर चुन लीजिए, अच्छा जाके क्लास को अच्छा तरीका से चला सके, वैसा एक मॉनिटर चुनिए। कौन सलाह देंगे? टीचर। और आप किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर मॉनिटर चुन लेते हो। आप ये बताइए, जब मॉनिटर भी चुनते हैं तो उसमें भी कंडीशन होता है कि किसी लड़के को खड़ा कर दिया जाता है कि हमारे क्लास के ये मॉनिटर रहेंगे, और इनको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ उठाए, तो हाथ उठाते हैं ऐसे ना कि हाँ उनके पक्ष से हूँ, उनके पक्ष से हूँ। तो यानी कि उसमें भी मतलब चुनाव में भाग लेते हैं मॉनिटर का। लेकिन क्या कभी क्लास टीचर भाग लेता है क्या? कभी क्लास टीचर कहता है क्या कि नहीं उसको क्लास टीचर बनाओ, वो मॉनिटर बनाओ? नहीं। यानी कि क्लास टीचर है जो सलाह देता है और क्या सही गलत है उसको बताता है, लेकिन जो है जो टीचर के मतलब चुनाव होता है उसमें मत नहीं डालता है कि उसको बनाओ, यानी आप लोग ही मत डालते हैं। इसका मतलब कि महान्यवादी है वो क्या सिर्फ टीचर का काम करेगा? टीचर का काम कौन करेगा? महान्यवादी सलाह देगा, बताएगा, कहेगा, लेकिन वोटिंग में चुनाव मतलब भाग नहीं लेगा, मतदान नहीं करेगा। तो समझ गए क्या हो गया महान्यवादी? महान्यवादी एक संविधान में दिया गया पद है जो कि हमारे देश के कानून निर्माण में सलाह देते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, और इस संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, मतदान नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए क्या महान्यवादी का चुनाव होता है क्या? जी नहीं, महान्यवादी का चुनाव नहीं होता है, इसको नियुक्ति किया जाता है। यहाँ तक आप लोग सब लोग समझ में आ गया कि महान्यवादी है क्या। अब मैं आगे बताता हूँ उसका कि महान्यवादी होने की क्या क्या कंडीशन होती है। यानी महान्यवादी समझ में आ गया कि जो भी संसद कानून बनाता है उसमें महान्यवादी है जो सलाह देते हैं क्या गलत है, क्या सही है, और संसद के किसी भी सदन में भाग लेते हैं, लेकिन मत डालने का अधिकार नहीं है, मत नहीं डालते हैं। यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए चलते हैं।
दोस्तों जब भी ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता है ना, मैं थंबनेल पर से झूठ मूठ के कुछ नहीं लिखा देता हूँ, रियल में जो होता है वही लिखाता हूँ। समझाने का नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। आप वीडियो में बने रहिए और इस टॉपिक से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट तक बनिए ना, कितना अच्छा से आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया। हम लोग क्या चल रहा है, महान्यवादी। अब हम लोग नियुक्ति की बात करते हैं कि महान्यवादी को नियुक्ति कौन करता है। यदि हम लोग नियुक्ति की बात करें, नहीं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए महान्यवादी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे संविधान के, हमारा जो संविधान है उसमें कौन सी आर्टिकल की कौन सा अनुच्छेद के तहत महान्यवादी का जो पद है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार हमारे संविधान में महान्यवादी के बारे में वर्णन किया गया है। महान्यवादी के पद के वर्णन कितना 76 में किया गया है। ठीक, यदि हम लोग नियुक्ति की बात करें कि इसे नियुक्ति कैसी होती है, नियुक्ति यानी महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों यदि पूछते कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी पूछते कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो एक बात है, राष्ट्रपति तो करेंगे तो क्या अपने मर्जी से करेंगे? जी नहीं, महान्यवादी की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे वो हमारे देश के पीएम प्लस मंत्री परिषद। आप लोग पूरा इसको नोट करते जाइएगा, नहीं तो फिर नोट करते रहने से क्या है कि आप लोग हमेशा आपके पास रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। यानी इसका महान्यवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कैसे? अपने मर्जी से, तो अपने मर्जी से नहीं, पीएम प्लस मंत्रिमंडल की सलाह से महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यानी नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति किससे? तो पीएम प्लस मंत्रिमंडल की सहायता से महान्यवादी को नियुक्ति की जाती है। यदि लोग दूसरी पॉइंट की बात करें, देखो तो दूसरे पॉइंट ये आता है, ये तो हो गया महान्यवादी नियुक्ति हो गया। हम लोग योग्यता की बात करते हैं, क्या कि महान्यवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता यहां देखते हैं हम लोग, योग्यता। दोस्तों योग्यता की बात करें तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो है ना समय, जो अभी हम लोग टॉपिक जितने भी कर रहे हैं, सबसे सर्वोच्च पद है ना, मैं महान्यवादी को मानता हूँ। क्योंकि महान्यवादी बनने के लिए आपको योग्यता की जरूरत होती है। योग्यता कौन कौन सी होती है मैं बता रहा हूँ। देखिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले योग्यता ये आती है कि महान्यवादी बनने के लिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, नागरिक, ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए ठीक है। दूसरी नंबर पर बात करें तो महान्यवादी बनने के लिए हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील का काम किया। कहाँ? तो किसी भी हाई कोर्ट में 1-2 साल नहीं, 10 साल कम से कम, यानी किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता का काम किए हों। किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों। समझ में आया? यानी कि पहली आपको कंडीशन योग्यता होना चाहिए कि आप महान्यवादी आपको तभी चुना जाएगा जब किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के काम किए हों, वकीली किए हों, तभी आपको पहले ही योग्यता ये होने क्या होता है। दूसरी योग्यता ये है कि यदि आप ये नहीं किए हैं तो मिनिमम किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर हो, पद पर हो।
यानी एक महान्यवादी बनने के लिए देखिए कितना वो होता है। यानी कि नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग जो भी मंत्री लोग फट से खड़ा हो जाते हैं ना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बनूंगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसलिए देखिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। यानी किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किए हों, या नहीं तो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर होंगे, तभी आपको ये महाधिवक्ता जो है नियुक्ति किया जाएगा। कौन करेंगे? भले ही राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये सारी जो है आपको योग्यता होना जरूरी है, तभी जाकर आपको इसका महान्यायवादी का नियुक्ति की जाएगी। यानी सोचिए कि नॉर्मल आदमी यहाँ से नहीं जा सकता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, और ये भी बात बता दें कि न्यायाधीश बनने के लिए चाहे वकील बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आदमी एक वकील बनता है, तब आदमी जाकर न्यायाधीश बनता है। इसका मतलब कि एक न्यायाधीश बनने के लिए सोचिए कितना योग्यता है, यानी कितना उसके पास दिमाग होगा, कितना टैलेंटेड वो व्यक्ति होगा। लेकिन मंत्री लोग के जानते हैं मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। मैट्रिक पास पर भी लोग पीएम बन जाता है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बन जाएगा। लेकिन महान्यायवादी के लिए देखिए कितना। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरा एक मानना यह है कि सबसे जो सर्वोच्च पद है मैं महान्यायवादी का मानता हूं। भले ही राष्ट्रपति, देखिए संविधान के अकॉर्डिंग तो राष्ट्रपति पद है, रियल में है। मैं भी बोलता हूं कि राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है। बोलना क्या है संविधान कहता है, और रियल में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। लेकिन मैं यदि सच्चे दिल से सोचिए तो ये सबसे पढ़ा लिखा और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद महान्यायवादी का भी आता है। भले ही राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, वो अलग बात है, सही बात है, लेकिन क्योंकि महान्यायवादी बनने के लिए आपको इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतना योग्यता लेकर के जाना पड़ता है। अब ये काम कौन कौन से करते हैं, देखिए योग्यता समझ में आ गया, नियुक्ति समझ में आ गया। यानी नियुक्ति कब होगी? यानी जब आपका इतना योग्यता होगा तब आपकी नियुक्ति की जाएगी। आगे देखिए, यहाँ सभी लोग समझ गया आया होगा। आगे हम लोग बात करें तो ये जो है महान्यायवादी हैं, इसे देश के प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। एक सबसे सर्वोच्च पद है, इतना अच्छा पद है, और कानून बनाने में सलाह देते हैं, तो इसलिए देश का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देश का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। यानी कि महान्यायवादी को देश का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है। पहली बात क्यों? क्योंकि इतना सर्वोच्च पद है। दूसरी बात करें तो महान्यायवादी को इतना पावर दिया गया है कि किसी देश के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकते हैं। क्या? देश के किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकते हैं। महान्यायवादी है तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे या संसद में ही रहेंगे, नहीं। बिहार, महाराष्ट्र लेके यूपी से लेकर के झारखंड, उड़ीसा, कहीं पर जाकर हाई कोर्ट हो कहीं पर हो, आप इनका जाकर सुनवाई कर सकते हैं। इनका अधिकार है। यानी देश के किसी भी न्यायालय में क्या होगा? देश का किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई कर सकते हैं। यानी महान्यायवादी है वो देश के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। एक जानते हैं, एक ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि हमारे देश के महान्यायवादी किसी भी देश में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। ये इनका जो पावर दिया गया है तो कौन से अनुच्छेद बताता है, किस अनुच्छेद के तहत ये किसी भी देश के न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकते हैं? अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद सीधे मानिएगा डबल नेट, यानी अनुच्छेद 88 ये पावर दिया गया है न्यायालय में जाने के लिए। यानी अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि हमारे जो महान्यायवादी हैं देश के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद कितना मानिएगा? 88। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ तो सभी लोग क्लियर होगा। यानी देश का प्रथम कानूनी अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। देश के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई करने का अधिकार किसका है? महान्यायवादी का। अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 88 के तहत, यानी डबल है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाई
पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और पढ़ने के लिए पहले वाला कंपटीशन नहीं रह गया है कि 2 4 5 घंटा पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अब सिलेक्शन इतना हार्ड हो गया है, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि सिलेक्शन पाने के लिए अब 2 4 घंटा नहीं, 10 15 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और मेहनत लगा करके। और यदि सही से मेहनत लगा कर पढ़ लिए ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, मन से पढ़िए। चलिए देखिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि संसद की बैठक में तो भाग लेते हैं, लेकिन क्या मैं पहले बताया कि संसद की बैठक में भाग लेते हैं, तो यदि इसका हम लोग पावर दे दें कि किस अनुच्छेद में पावर दिया गया है, अनुच्छेद 105, यानी कि अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के बैठक में भाग लेंगे। क्या संसद के बैठक में भाग लेंगे। देखिए, यानी बोले संसद के बैठक में भाग लेने का अधिकार दिया गया है किसको? महान्यवादी को। यदि अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 105, यानी अनुच्छेद 105 महान्यवादी को पावर दिया गया है कि संसद के किसी भी सदन में जाकर ये बैठक में भाग ले सकते हैं, सुनवाई में उसमें भाषण दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं संसद में। पावर कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 105। और जानते हैं क्या करते हैं? और बैठते हैं संसद में तो इस सलाह के काम करते हैं, यानी कानून निर्माण में सलाह देते हैं। और कैसा सलाह? बहुत सारे सलाह, ऐसा सलाह जो हमारे संविधान के प्रावधान को उल्लंघन न करता हो, यानी कि जो भी हमारे संविधान जो मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार इसके बाद आप लोग पढ़ाएंगे, यानी जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है। अब मान लीजिए कि संसद ऐसा कोई कानून बना दिया, ये किसी के मौलिक अधिकार है उसको हानि पहुंचा रहा है, और वो जानते मंत्री लोग को पत्ते नहीं रहता है, वो मंत्री को क्या पता है? वो तो 10+2 करके जाता है, कानून बनाता है, लेकिन वही पता नहीं रहता है। उसी के लिए महान्यवादी को नियुक्ति किया जाता है कि महान्यवादी देखेगा कि सही है कि गलत है। तो मान लीजिए कि संसद को ऐसा कानून बना दिया कि आपका मौलिक अधिकार में हानि पहुंचा रहा हो, तो ये महान्यवादी है ना, बैठे हैं, ए संसद महोदय सुनिए, आप लोग ये आप कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 100 इतना देख लीजिए, और ये आपको मौलिक अधिकार को हानि पहुंचा रहा है, ये आपका कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका जो पारित नहीं किया जा सकता है, कारण कि किसी को मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचा रहा है। इस तरह का सलाह देते हैं, यानी कि सब। आप सोचिए भाई, जो 10 साल वकालत करके गया है तो उसे क्या पता नहीं रहेगा, वो भी हाई कोर्ट से गया है, हर चीज की उसको पता होगा। तो वही क्या बोलते हैं कि संसद के भाग लेते हैं और ये सलाह देते हैं किसी का मौलिक अधिकार या अन्य ऐसा कोई कानून का निर्माण मत कीजिए जिसका हमारे देश या किसी व्यक्तिगत को क्षति पहुंचे। और पावर कहाँ से मिलता है? 105 में अनुच्छेद पावर देता है संसद में बैठने के लिए, भाग लेने के लिए, और वहां पर जाके इस तरह से सलाह देते हैं। एक बात और बता रहे हैं आपको कि न्यायाधीश बनने के लिए ये जो हम आपको योग्यता बताया मैंने कि महान्यवादी बनने के लिए जो मैं योग्यता बनाया कि हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश हो, 10 साल वकालत करते हो, भारतीय नागरिक हो। एक बात और उसमें ऐड कीजिएगा, योग्यता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का योग्यता रखते हो। ये योग्यता में क्या जोड़ लीजिएगा? योग्यता एकदम ये जोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश बनने का योग्यता रखते हो, न्यायाधीश बनने का योग्यता। योग्यता रखते हो। अब समझा रहे कैसे? योग्यता में ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता एक महान्यवादी बनने के लिए चाहिए। यानी योग्यता में क्या कहता है? ये नहीं बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो जो योग्यता है वो आपको में रहना चाहिए महान्यवादी बनने के लिए। और साथ में तो है ये है कि हाई कोर्ट में 10 साल तक कम से कम अधिवक्ता होना चाहिए, या 5 साल तक न्यायाधीश हो, भारत का नागरिक हो, साथ में साथ आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो, तब आपका जाकर महान्यवादी का नियुक्ति की जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग ये बात करें कि यदि हमारे महान्यवादी हैं,
ये त्याग पत्र देना, अब सोचेगा अब हम बहुत हमसे रह गया पद पे, हम अब नहीं रहेंगे, त्याग पत्र देना चाहते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? तो बात करें त्याग पत्र, यदि महान्यवादी त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये देंगे राष्ट्रपति को। यानी कि महान्यवादी को जब त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, जब इनको त्याग पत्र देना हो। ठीक, यदि हम लोग इसका कार्यकाल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्यकाल इनका। कार्यकाल, यदि हम लोग इनके कार्यकाल की बात करें तो सबसे बेटर आता है कि इनके कार्यकाल की बात कर रहे थे, कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब बोलिए क्यों नहीं होता है? तो हाँ, बता रहे हैं कैसे। यानी कि कार्यकाल की बात कर रहे थे, कोई कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये जो है राष्ट्रपति के पद के, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। क्या? राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। समझाना देखिए कैसे। कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहना। यानी कि इनको यदि हटाना है तो राष्ट्रपति की जब मर्जी होगा तो वह हटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि यह कार्यकाल कितना दिन तक रहेगा। यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे इनको हटा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या राष्ट्रपति हटाएंगे तो अपना मर्जी से, कि नहीं महान्यवादी को हम हटा देंगे, नहीं दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, अपना मर्जी से नहीं कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो कहा एक और कंडीशन है दोस्त, यदि राष्ट्रपति को हटाएंगे इनको तो इनको पीएम से पहले सलाह लेना पड़ेगा। सलाह, यानी कि कार्यकाल क्या बताया? राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं, लेकिन यदि हटाना है तो राष्ट्रपति पीएम से सलाह लेकर के तब इनको हटा सकते हैं। समझे? ये देखिए, यानी कि कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। यदि इनको हटाना है तो हटाने के लिए पीएम से सलाह लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को। हाँ जी, हम हटा सकते हैं, या कोई कारण कोई गलती किया है तो राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर हटा सकते हैं, या पीएम बोलेंगे राष्ट्रपति महोदय से, राष्ट्रपति ये जो मानववादी है सही से काम नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा कीजिए, इनको पद से हटा दीजिए। तो राष्ट्रपति सलाह दे देंगे, यदि प्रधानमंत्री सलाह दे देंगे राष्ट्रपति से कि इनको हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। यानी ये कार्यकाल पूछे तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। क्लियर है सभी लोग को? कोई डाउट होने से बताइएगा। देखिए आगे चलते हैं। यहां तक तो सभी लोगों को दोस्तों समझ में जब बिल्कुल आया होगा। एक बात और है कि सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? यदि क्वेश्चन पूछे कि सरकार के कानूनी सलाहकार कौन है, तो क्या आंसर दीजिएगा? सरकार के कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन होगा? यानी सरकार का जो भी कानून होता है उसमें कानूनी सलाहकार कौन है? ये कौन है? ये होते हैं महान्यायवादी। आपसे यदि पूछते कि सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होंगे, तो ये कौन होंगे? महान्यायवादी होंगे। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, यदि पूछ दे कि देश के प्रथम महान्यायवादी कौन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि देश के जो प्रथम जो महान्यायवादी हैं वो कौन है। दोस्तों मैं आपको जानने के लिए बता दे कि यदि क्वेश्चन पूछ दे कि देश का प्रथम
यदि देश के प्रथम महान्यायवादी पूछ दे कौन है, तो आप क्या बताइएगा, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। यदि देश के प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो ये होंगे MC शीतलवाड़। क्या? MC शीतलवाड़। देश के प्रथम महान्यायवादी, देश के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। और यदि यही पूछ दे कि अभी वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, वर्तमान की यदि बात कर ले, वर्तमान में, वर्तमान यदि वर्तमान में बात करें तो ये होगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। यानी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ दे, अब ये तो करेंट का जो वर्तमान में करेंट का चीज है, बट आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि देश के प्रति कभी महान्यायवादी कौन है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला, देश के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़। देश के प्रथम महान्यायवादी, तो देश के प्रथम महान्यायवादी पूछे MC शीतलवाड़। यदि वर्तमान में बात करें तो के वेणुगोपाल। यदि बाद में आप वीडियो देखते हैं तो आपको जानकारी को बता दें, आज ये क्लास जो चल रहा है 27 नवंबर 2022, 27 नवंबर 2022 तक के बाद मैं कर रहा हूँ। के वेणुगोपाल शायद कल चेंज हो जाएगा। आप 10 दिन के बाद वीडियो, 2 महीना के बाद वीडियो देखिएगा तो बोलिएगा सर गलती बताया, इसलिए बताया कि आज क्लास जो चल रहा है 27 नवंबर 2022 चल रहा है। आज तक पूछे तो सीधे बात मानिएगा, महान्यायवादी के वेणुगोपाल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। आप बोलिएगा ऐसा भी होता है क्या, तो कि होता है। और महान्यायवादी इतना सर्वोच्च पद है, इतना अच्छा पद है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन आप एक बात जानते हैं, बोले क्या, तो महान्यायवादी का जो पद है ना और जो काम है, इनको इस काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। यानी कि जो भी महान्यायवादी का पद है वो अवेतनिक होता है। अब बोलिए ऐसा क्यों, तो जी हाँ, महान्यायवादी का जो पद है इसे वेतन नहीं मिलता है। पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। अब बोलिएगा क्यों नहीं मिलता है, यानी महान्यायवादी जो है ये पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। अब आप सोचिएगा कि भाई इतना पढ़ा लिखा, इतना सर्वोच्च पद है, कानून में इतना सलाह देते, इतना अच्छा काम करते हैं, बस वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? जी रीजन इनका ये है कि भले ही इनका वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जो भी इनका जो संसद के साथ जो फैसिलिटी है वो टोटल फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि सुविधा इनको मिलती है, सिर्फ सुविधा मिलता है। अब सुविधा मिलता है, अब बोले सुविधा मिलता है, वेतन क्यों नहीं, मैं समझा रहा हूं, यहां पर समझिएगा। इनको क्या मिलता है? सिर्फ सुविधा मिलता है। सुविधा मतलब क्या, ये संसद में आते हैं तो आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, फैसिलिटी है, रहने के लिए बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, जो भी है फोन रिचार्ज जो भी है वो सब मिलता है, रहने के लिए गैस सिलेंडर, टोटल चीज मिलता है इनको। यहाँ तक महंगाई भत्ते तक भी मिलता है, यानी जितनी फैसिलिटी है वो तो मिलेगी, लेकिन जो मेन क्या वेतन होता है मंथ का नहीं मिलेगा। सिर्फ इनको सुविधा जो है ना, सुविधा को प्रोवाइड किया जाएगा। सुविधा मतलब गाड़ी का मिलेगा इनको आने जाने के लिए, राशन पता सब मिलेगा, महंगाई भत्ता सब मिलेगा इनको, जो भी है गैस सिलेंडर, खाना पीना, जो भी कंट्री की फैसिलिटी, टोटल की फैसिलिटी मिलेगी फ्री में। लेकिन आप बोल दिए वेतन, तब वेतन नहीं मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों, सुविधा से क्या ये जी जाएंगे, क्या ये फैमिली चल पाएगी? सुविधा देते हैं और ये वेतन नहीं देते हैं तो क्या फैमिली चल पाएगी? फिर क्यों कोई महान्यायवादी बनना चाहेगा भाई? कोई नहीं चाहेगा। दोस्तों रीजन ये है कि ये महान्यायवादी का जो पद है ना, ध्यान दीजिएगा, जो महान्यायवादी का पद है इसके साथ साथ ये अन्य कार्य भी करते हैं। यानी कि ये महान्यायवादी के दिन को नियुक्त किया गया तो महान्यायवादी के साथ अन्य कार्य, मतलब कि कोई भी महान्यायवादी, मतलब सोचिए कितना अच्छा पद है। यदि आपका भी कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सुनवाई करना है कोर्ट में, कोई कंप्लेन ऐसा है, तो आपका भी केस लेकर लौट सकते हैं महान्यायवादी। यानी कि संसद के साथ साथ ही आपका भी मतलब कार्य को करते हैं। तो
तो संसद ये बोलती है कि आप तो संसद के, तब चलिए आपको महान्यायवादी नियुक्ति किया गया, लेकिन इसके साथ साथ आप तो अन्य आदमी काम करते हैं ना। कोई भी आदमी है, यदि आपको सेलेक्ट कर लिया कि आप मेरा केस लड़िए, तो महान्यायवादी का केस लड़ते हैं। यानी कि महान्यायवादी बनने के बाद भी अदर आदमी को केस को लड़ते हैं, इसलिए इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। संसद ये बोलती है, मतलब ऐसा प्रावधान दिया गया है कि आपको, देखिए कि आपको जब महान्यायवादी बना दिया गया और साथ में आप किसी और के केस लड़ करके आप खुद पैसा ले रहे हैं, तो आप किसी और का भी लड़कर पैसा लीजिएगा और संसद से भी मिलेगा वो पैसा नहीं, इसलिए इनको पैसा नहीं दिया जाता है। कारण कि अन्य लोगों को केस को लड़ते हैं और सिविल आदमी को, हर कोई का कोर्स जो भी है, आपका भी केस ले लेंगे यदि कोई बात रहेगा तो। इसलिए जब अदर भी पैसा कमा रहे हैं तो संसद पैसा क्यों देगी, इसलिए नहीं दिया जाता है। अब मान के चलिए कि आपका कोई काम है, जो भी मान के चलिए इम्पोर्टेंट आपका जो पर्सनली काम है, आप मान के चलिए कि आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, प्रधानमंत्री के पास अपना पर्सनल काम के लिए जाइए, तब पर्सनल काम के लिए उनको इतना बड़ा आदमी है, आपका एक काम के लिए काम करेंगे? ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन पर्सनली आप नहीं मिल सकते हैं, नहीं काम हो पाएगा, क्योंकि और इनको पेमेंट मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। प्रधानमंत्री में बात कर नहीं कर रहा हूँ, और वित्त मंत्री की बात कीजिए या पेट्रोलियम मंत्री की बात कीजिए, अब जाके बोल सकते हैं उनके पास नहीं, क्योंकि उनको अपना काम से ही फुर्सत नहीं है। इनको भी ऐसे फुर्सत नहीं रहता है, लेकिन इनके एक प्रावधान दिया गया है कि आपको संसद से पेमेंट, कि आप संसद का महान्यायवादी रहने के बावजूद भी आपको अदर लोगों का आप चुनाव केस लड़ सकते हैं। समझ में आया क्यों नहीं वेतन मिलता है? क्योंकि अदर लोगों को केस लड़ लेते हैं, लड़ते हैं, और अदर लोग से जब पैसा खुद कमा रहे हैं, इसलिए इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन संसद की तरफ से मिलने वाली फुल सुविधा इनको दी जाती है। समझ में आया? बिल्कुल। क्यों नहीं वेतन मिलता है? क्योंकि अन्य लोगों को ये चुनाव केस लड़ते हैं, और लेकिन सुविधा जो भी है संसद की तरफ दिया जाता है, टोटल सुविधा इनको मिलती है। दोस्तों यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम एक क्लास देखिए आपको कैसे ले रहे हैं। ये भी जितने भी ये बात हो रहा था ना महान्यायवादी की बात में, ये टोटल काम केंद्र स्तर पर होता है, यानी केंद्र लेवल की हम ये बात करते हैं। तब हम कंप्रोमाइज जब पढ़ाते हैं, सबसे बढ़िया कंप्रोमाइज जब पढ़ा देंगे तो बहुत दिमाग में आपको अच्छी तरीके से अट जाएगा, समझ में आएगा बहुत अच्छा तरीका से। ये हो गया महान्यायवादी। ठीक, ये काम कैसा करते हैं? तो केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर काम करते हैं। ये तो केंद्र पर काम करते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर भी कोई काम करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो केंद्र स्तर पर काम करते हैं कौन? महान्यायवादी। राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर काम करते हैं महाधिवक्ता। क्या करते हैं? महाधिवक्ता। यानी ये कहा? राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर यहाँ कंपेरिजन करके पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा इसको। यानी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका जो महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 के तहत, महान्यायवादी को चर्चा किया गया है। राज्य स्तर पर इनका हम लोग बात करें तो अनुच्छेद महाधिवक्ता, इनका अनुच्छेद 165, यानी अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की वर्णन है, अनुच्छेद 76 की तरफ महान्यायवादी का वर्णन है। केंद्र स्तर पर महान्यायवादी करते हैं, राज्य स्तर पर महाधिवक्ता कार्य करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? देश का प्रथम कानूनी अधिकारी। देश का प्रथम कानूनी अधिकारी, तो इनको क्या कहेंगे? ये देश का प्रथम कानूनी महाधिवक्ता क्या कहेंगे? राज्य का क्या? राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी, यानी देश का प्रथम अधिकारी कौन हो गया? महान्यायवादी। राज्य के प्रथम कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता। कंपेरिजन अगर पढ़ते हैं, ये जो है ये कहाँ भाग, ये कौन सी बैठक में भाग लेते हैं? महान्यायवादी और संसद के बैठक में भाग लेते हैं। संसद
में भाग लेते हैं। यदि महाधिवक्ता की बात करें तो ये विधानमंडल में ये भाग लेते हैं। ठीक है, एक इसके पहले लोकसभा वाला के साथ मैं लोकसभा वाला के साथ जब क्लास लिया था तो विधानमंडल आपको अच्छा से समझाया था। मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए, ये संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, यानी कि संसद की कार्यवाही मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग लेते हैं। विधानमंडल का मतलब क्या कि विधान परिषद तथा विधानसभा, यानी विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों में भाग लेते हैं। जहां जहां विधान परिषद है वहां भी मिलेंगे। यानी कि देखिए, लोकसभा राज्यसभा मिलकर क्या बनता है, संसद। तो विधानसभा विधान परिषद मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल। तो ठीक है, तो राज्य स्तर पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि नियुक्ति की बात करें। नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति करते हैं केंद्र लेवल पर। राज्य स्तर पर नियुक्ति की बात करें, राज्य स्तर नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्य स्तर पर नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं क्या, पीएम से सलाह लेते हैं, पीएम से सलाह। तो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो ये क्या, सीएम से सलाह लेते हैं, सीएम से सलाह। ये चार्ट एक बार आप लोग अच्छा से नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको महाराज में क्या बताया था कि मत नहीं डालेंगे। क्या मत डालेंगे, मतदान जी नहीं करेंगे। इसमें क्या मतदान करेंगे, मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि आप भाग लेंगे, विधानसभा विधान परिषद में भाग लेंगे, लेकिन मत नहीं डालेंगे। आप लोग इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात और है, नियुक्ति की यहाँ पर बात है कि नियुक्ति राज्यपाल तथा सीएम के सलाह से करेंगे। राज्यपाल भले नियुक्ति करेंगे, लेकिन सीएम के सलाह से जो भी करेंगे ना, काम करेंगे। ये अनुच्छेद 167 में इसका प्रावधान दिया गया है। यहाँ तक आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं। दोस्तों, सभी लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छा तरीका से। जानते हैं, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा से इस टॉपिक को समझाया हूं, इतना इजी भाषा में, कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि किसी भी दोस्त लोग को, विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, जहां समझ नहीं आया हो, कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से आप पढ़िए ना, तो चुटकियों में कोई सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है। जानते हैं, एक बात आप लोग को हम बहुत अच्छा बात समझा रहे हैं। सिलेक्शन लड़का को लोग मैं बोलता हूँ पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। आप लड़की के चक्कर में रहिएगा ना कि वो नहीं पढ़ रही है, चाहे उसे कंपैरिजन करना है तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए। लड़की के साथ कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की है ना, वो आप लोगों से बहुत चतुर होती है। हर लड़की चतुर होती है। अगर लड़की लोग का भविष्य फिक्स है, आपका भविष्य फिक्स नहीं है। लड़की का भविष्य फिक्स है, आपका फिक्स नहीं है। अब आप बोलिएगा सर आप गलती बोल रहे हैं, लड़की भविष्य फिक्स कैसे है? आप बताइए। लड़की आज है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, उसका पिताजी 10, 15, 20 लाख रुपए रखे हैं, वो दे करके किसी रोजगार, किसी गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का से लड़की को शादी कर लेंगे। लड़की का तो लाइफ फिक्स हो गया, लेकिन आपका क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि आप लोग बोलिए सर भी ऐसा बात करते हैं। दोस्तों, सही बात है। ये एक सच बता रहा हूं, एक लड़की को एक अच्छा हस्बैंड पाने के लिए ज्यादा नहीं, 4 को सोमवारी करती है, और नहीं तो जाकर शंकर जी में जल ढार देगी। एक अच्छा हस्बैंड के लिए मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो उसका पिताजी 10, 15 लाख रुपया रखे हैं, वहां से भी वो खरीद लेगी। लेकिन एक लड़का को अच्छी पत्नी पाने के लिए सीजीएल, सीपीओ, पीसीएस, अदर सारी एग्जाम, बहुत सारी एग्जाम है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छा पत्नी मिलती है। यानी एक अच्छा पत्नी के लिए सीजीएल, सीपीओ, गवर्नमेंट जॉब किसी में जाकर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब एक अच्छा पत्नी मिलेगी। लेकिन एक लड़की को एक अच्छा पति पाने के लिए ज्यादा नहीं, सोमारी करेगी नहीं तो जल ढारेगी, और उससे भी नहीं तो उसके पिताजी 10 लाख रुपया, 20 लाख रखे हैं, वो खरीद देंगे, उसका लाइफ सेट है।
इसलिए बोलता हूँ कि अपना लाइफ को सेट कीजिए, अच्छा पढ़ना है तो। फिर तो चलिए हंसी मजाक क्लास में होते रहता है, कोई बात नहीं, अच्छा से इस टॉपिक को पढ़िएगा। नहीं समझ में आए एक बार और वीडियो को देखिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी लगता है कि आपका टॉपिक कमजोर है, वीक है, कमेंट कीजिएगा ना, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में इसी तरह समझाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।